हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला रिवीजन। बेसिकली जितने भी हमारे सोल्यूशन चैप्टर के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, सोल्यूशन चैप्टर, इसके अंदर जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे आज हम डिटेल में रिवाइज करेंगे। इसमें मैं थोड़ी बहुत आपको साइड बाय साइड थ्योरी भी बताती जाऊंगी ताकि आपका जो है इफ़ इन केस आपने थ्योरी बहुत पहले पढ़ी थी तो आपको जो है थोड़ा बहुत अगर याद नहीं है तो थोड़ा बहुत थ्योरी से आप कनेक्ट कर पाएंगे और रिवीजन में आसानी होगी, है ना। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सिर्फ अकेले फॉर्मूला रिवीजन का क्या लॉजिक है, लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। देखिए, होता क्या है कि मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में क्या होता है कि बच्चे थ्योरी तो कर लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इनफैक्ट बहुत बार चैप्टर रिवाइज करने के बाद भी उनके न्यूमेरिकल्स आसानी से नहीं निकलते हैं। मतलब लगता है कि यार सब आता है, पर जब करने बैठते हैं तो फिर न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो उसका ना एक बहुत सिंपल रीज़न है कि आपको ना फॉर्मूलाज अच्छे से याद नहीं हुए हैं। देखिए, आपके पास ना ऐसा होना चाहिए कि आपको सोल्यूशन चैप्टर, जैसे ही आपको किसी ने बोला सोल्यूशन, तो सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना उसके आपको एकदम से क्लिक करने चाहिए। अगर क्लिक नहीं कर रहे हैं यानी कि भैया अभी दिक्कत है, आपको भी अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्लिक करना बहुत ज़रूरी है कि सोल्यूशन, और फटाक सारे आपके जो है फॉर्मूले दिमाग में आ गए, ठीक है। और उसके लिए आपको रिवीजन करनी ज़रूरी है। तो मैंने कोशिश की है कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं जिसमें आपको सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज कराएं, ताकि अगर मान लीजिए कि आपको कल ही आपका एग्जाम है या 2-3 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है सोल्यूशन का, तो आप एक वीडियो देखें और आपको जल्दी से सारे जो है फॉर्मूला रिवाइज हो जाएं विद देयर बैकग्राउंड, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक होगा कंसंट्रेशन, अगला हेनरीज लॉ, फिर रॉल्स लॉ, फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने चैप्टर को डिवाइड कर दिया है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी कि मैंने इन्हें किन सब टॉपिक में डिवाइड किया है। सब टॉपिक डिवाइड में करने से क्या होगा कि आपको आसानी रहेगी कनेक्ट करने में। तो पहला जो मेरे पास यहाँ पे सब टॉपिक है दैट इज कंसंट्रेशन। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। क्या अगर आप सोल्यूशन के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, मैंने इतने एक्सपीरियंस से जो नोटिस किया है, अगर आप सोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो एक चीज़ पक्की कर लो, अपनी फाउंडेशन। अब वो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है कंसंट्रेशन। इसके कुछ टॉपिक्स क्लास 11th में भी बच्चे करते हैं, वैसे मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पर एक बार हम ये सारे के सारे कंसंट्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। अच्छा, एक और बात, आपने क्या करना है, सारे जितने भी वीडियो, जितना भी मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, आपने उसके सबके अच्छे अच्छे नोट्स बना लेने। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। रंग बिरंगे पेन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम नीला पेन तो उठा ही लो, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने, और ऐसी जगह बनाने जहाँ से आपको मिल जाएँ, जब टाइम आए, ज़रूरत पड़े तो मिल जाएँ, ठीक है। अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना। जितने अच्छे से आप बनाएंगे, जितना सुंदर आप लिखेंगे, उतना ही जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा। नो, कंसंट्रेशन में पहला, अब ना इसके अंदर जो आपके पास पहला फॉर्मूला है वो है सबसे सिंपल, मास परसेंट। देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मास परसेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, मास परसेंट का मतलब होता है मास ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, क्या कि जब भी आपके पास परसेंट होता है, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी परसेंट दिया होता है, परसेंटेज, तो वहाँ पे टोटल हमेशा 100 होगा। टोटल मतलब टोटल जो मास होगा या टोटल जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 100 होगा, बिकॉज परसेंटेज आप हमेशा 100 में निकालते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भैया मेरे 99% आए हैं, दैट डजंट मीन कि आपके 99 नंबर आए होंगे, 500 में से 99 नंबर थोड़ी आए होंगे आपके, विच में सिंपली मीन्स कि आपके 100 में से 99 आए होंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो जब भी परसेंटेज आया होगा, द टोटल वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, व्हाटएवर, इट शुड बी 100। ओके, नाउ अब मास और सल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अब मैं इसको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ कि मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि भैया 5% H2SO4 बाय मास है, 5% H2SO4 बाय मास। तो इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से समझना, 5% H2SO4 बाय मास। मास हम केमिस्ट्री में किस में मेजर करते हैं? ग्राम में मेजर करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो 5% का मतलब है जो भी परसेंटेज में दिया होगा आपको, 5%, 10%, 20%, वट एवर परसेंटेज इट इज, तो वो आपने ग्राम में ले लेना। तो इसका मतलब है 5 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है,
अगर होता 10% H2SO4 विच मीन्स 10 ग्राम H2SO4 है, परसेंट में आपने ग्राम में ले लेना है, ठीक है ना। अब ठीक है, H2SO4 तो समझ आ गया कि 5 ग्राम है, बाकी पूरा सोल्यूशन का मास कितना है 100 ऑलवेज, ठीक है। तो 5 ग्राम H2SO4 है, 100 ग्राम आपका टोटल सोल्यूशन है। तो ऑब्वियसली बात है सल्यूट 5 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ, देयरफॉर 95 ग्राम सॉल्वेंट। देखिए एक सिंपल सी बात से आपके पास कितनी चीज़ें आ गई, सिंपल सी लाइन 5% H2SO4 बाय मास, एक लाइन से कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में यही चीज़ होती है कि एक छोटी सी लाइन है और उससे आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। तो ये जो गुण होता है ना, एक लाइन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निचोड़ने का या एक्सट्रैक्ट करने का, यही आपको न्यूमेरिकल के लिए काबिल बनाता है, ठीक है। तो 5% H2SO4 बाय मास का, मास से मुझे क्या समझ आया कि ग्राम में लेनी है वैल्यू, ठीक है। 5% का मतलब 5 ग्राम, जो भी दिया होगा 5% H2SO4 मतलब वो सोल्यूट का मास है 5 ग्राम H2SO4, टोटल सोल्यूशन हमेशा 100 का रहेगा, माइनस कर दो दोनों को तो 95 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक बात ध्यान रखना कि जो भी लिखा होगा 5% H2SO4, 5% अल्कोहल, 5% NaCl, तो जो भी परसेंट के बाद लिखा होगा वो उसकी वैल्यू बता रहा होगा, ओके ना। इसी के साथ साथ इसका दूसरा भाई है वॉल्यूम परसेंट। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंट में आपने मास नहीं लेना होता, वॉल्यूम लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100। अब वॉल्यूम कभी भी ग्राम में नहीं आता है, 100 ml सोल्यूशन, इट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब सेम रहेगा। इंस्टेड ऑफ ग्राम आप ml ले लेते हैं, ओके बाकी सब सेम है ना। तीसरी आपके पास चीज़ आती है, वो आती है नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं तो हम पढ़ लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट ध्यान ये रखना है कि सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, कीप ऑन रिवाइजिंग, यही एक गुरु मंत्र है। नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल सी बात है, किसी के भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि भैया ऐसा है कि सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, मतलब होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर बाइनरी सोल्यूशंस में, मतलब बाइनरी सोल्यूशन होंगे जिनमें दो कंपोनेंट होंगे, जैसे पानी में चीनी मिला दी तो वो बाइनरी हो गया, बाई मतलब 2, ठीक है। तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, आपने ध्यान रखना है। यूजुअली हम सोल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं या B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 या B इसके लिए वर्ड आता है। सॉल्वेंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या A से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही होता है, पर यूजुअली बुक में यही दिया होता है, 1 सॉल्वेंट के लिए आता है, 2 सोल्यूट के लिए आता है, या A सॉल्वेंट के लिए आता है, B सोल्यूट के लिए आता है। मोस्टली बुक्स यही फॉलो करती हैं, ओके। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या याद किया था, जल्दी से बताइए, गिवन मास ओवर मोलर मास, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, अब देखिए मोलर मास का क्या सीन रहता है कि अब मान लीजिए आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 का मास आपको याद नहीं रखना है, आपको इंडिविजुअल एटम्स का मास याद रखना है कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, बट मेरे पास 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ एक एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए, इसका कोई वो नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, होता तो मैं जरूर शेयर करती, ठीक है। बट मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं साइड में आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस हैं जो भैया आपको पता होना चाहिए, जिसके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होगा केमिस्ट्री में, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आपने अपने नोट्स में इन्हें कहीं पे ऐड ऑन कर लेना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरी 12th में, ओके। नाउ तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने याद कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि भैया मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है एक्स, एक्स नहीं बोलते हैं इसको, कुछ काई वाई होता है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, माफ़ करना, ठीक है, पर ये एक्स नहीं है, पर मैं इसको एक्स बोल देती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सोल्यूशन है ए और बी का, आपने ए और बी बनाया, ए और बी बनाया, मिलाकर उसका सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो ए का कुछ मास आपने रिजॉल्व किया होगा और बी का भी कुछ मास रिजॉल्व किया होगा, तो ए का मास रिजॉल्व किया होगा तो वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल सकते हैं, तो उसको लिखते हैं हम NA, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, A मतलब A के, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। सिमिलरली B का मतलब B के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और B हो गए। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है A की, ठीक है, तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है उसी के नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर रख देते हैं, जैसे आपने Na लिख दिया, नीचे आपने टोटल मोल्स लिखने हैं, तो टोटल तो दो ही चीजें हैं सोल्यूशन में, A और B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने ऊपर बता दिया।
अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो भैया जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, मतलब एन भी अभी ऊपर आएगा, नीचे टोटल मोल्स आ जाएंगे। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों का फॉर्मूला ही लगाना है, एक पता चल गया तो दूसरे के लिए फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इनका, क्या कि भैया जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, नंबर ऑफ मोल्स का सम नहीं, मोल फ्रैक्शन का सम। अब यूजुअली मेरी आदत क्या है कि मैं बीच बीच में डिस्कस करती रहती हूँ कि आप इसे कैसे समझ लेंगे, मतलब आप क्या गलती कर देंगे। तो बच्चे कई बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी का संबंध कर देते हैं। भैया ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ मोल्स का संबंध नहीं है, मोल फ्रैक्शन का संबंध है। तो मतलब अगर आपको एक का पता चल गया तो दूसरे के लिए मन में से माइनस कर दो, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेव योर टाइम। तो मोल फ्रैक्शन के 3 फॉर्मूले हैं, हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है मोलैरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, आर है मोलैरिटी, आर, ठीक है, डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, पहली बात। दूसरी बात, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स आपने ऊपर रखने हैं। देखिए साथ साथ आपने लिखना भी है। अब कई बच्चे कहते हैं चलो जी मैडम को लिखने दो, मैडम साइड हो जाएगी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भैया ऐसे काम मत करना, काम चोरी बोलते हैं इसे, और ऐसे काम मत करना, लिखना ज़रूर, क्योंकि जो ताकत लिखने में है ना वो स्क्रीनशॉट लेने में नहीं है। जब आप लिखते हैं तो आप रिवाइज करते हैं, चाहे आप इतना अच्छा ना लिखें, थोड़ी कम, अगर आप बहुत बार लिख चुके हैं तो रफली आप लिख सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, अच्छा लिखें, सुंदर सुंदर लिखें। स्क्रीनशॉट लेने में विश्वास मत लेना, लिखना अपने शुभ हाथों से, तभी याद होगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत हो गया ज्ञान। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर, नीचे लिखना है आपको वॉल्यूम लिखना है, किसका, सोल्यूशन का। किस में लेना है, लीटर में कि मिलीलीटर में, ना भैया ना, लीटर में लेना है, इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या बनेगा इसका यूनिट। अब भैया जो थोड़ा सा समझ रहे हैं, जो थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हैं, उनको यूनिट समझ आ गई होगी। वैसे कोशिश करनी चाहिए खुद निकालो, तो 2 मिनट का पॉज लो, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, 2 सेकंड का पॉज लो और जल्दी से इसका यूनिट खुद लिखो, वरना मैं बताती हूँ। लिख लिया, चलो लिख लिया होगा आई एम श्योर। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल ही होती हैं, वॉल्यूम की यूनिट लीटर ले रहे हैं आप, यूनिट बनी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट बनी। तो जब भी मोल पर लीटर होगा ध्यान रखना वहाँ पे मोलैरिटी बात की बात हो रही है। इसी का दूसरा भाई ऐसे मिलता जुलता, जिसको बोलते हैं मोलैलिटी, एम से डिनोट करते हैं। और मैंने भाई क्यों बोला, क्योंकि मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, ऊपर वाला पोर्शन सेम है, नंबर ऑफ मोल ही लेने हैं, सल्यूट के ही लेने हैं, ऊपर वाली चीज़ तो सेम ही है। तो फिर क्या चेंज है, नीचे वाला सीन चेंज हो गया। इस बार वॉल्यूम नहीं लेना है, इस बार मास लेना है सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट हमने पढ़ा था। और मास हमेशा केजी में लेना है, यहाँ पर केजी में लेना है। याद रखना मास परसेंट में ग्राम में लेते हैं, पर यहाँ केजी में लेना है। यूनिट क्या बनेगी, बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा माइक छोटा है और थोड़ा बहुत ज़्यादा हिलने डुलने से ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दी इनकन्वीनियंस। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स की यूनिट मोल्स ही होती है, और नीचे आप केजी में चल रहे हैं तो यूनिट बनेगी मोल पर केजी, ये आपकी यूनिट हो गई। अगला सब टॉपिक हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ। हेनरी, देखिए हेनरी का जो लॉ होता है, पहले तो आप ये समझिए, ये गैसेस के लिए होता है। तो कौन सा सोल्यूशन, जहां पे आपने गैस डिजोल्व की है किसी लिक्विड के अंदर। तो पहले मैं लिख देती हूँ, हेनरी लॉ किसके लिए है, फॉर गैस इन लिक्विड। देखो ये बातें ना समझनी बहुत ज़रूरी है। आपको लगा ये तो थ्योरी है, ये क्यों बताई जा रही है, ऐसा नहीं होता। थ्योरी और फॉर्मूला हमेशा कनेक्टेड होता है। फॉर्मूला भी तो थ्योरी में से आया है, तो बात तभी बनेगी जब थ्योरी और फॉर्मूला का संगम होगा, ठीक है। इसीलिए आपको बीच बीच में याद रखना पड़ेगा कि किसके लिए, सीधा फॉर्मूला या डायरेक्ट लेना से कुछ नहीं होने वाला है। फॉर गैस एंड लिक्विड। अब हेनरी ने क्या बोला, हेनरी ने बहुत सिंपल सी बात बोली कि अगर आपके पास कोई सॉल्वेंट है या कोई लिक्विड है, आप कह लीजिए, उसमें आप कोई गैस डिजोल्व करते हैं, तो जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा, मान लेते हैं गैस का नाम ए है, उतना ज़्यादा गैस अंदर डिजोल्व होगी, उतना ज़्यादा मास गैस का डिजोल्व होता जाएगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस का, उतनी ज़्यादा गैस अंदर डिजोल्व होती जाएगी। वेरी सिंपल बात, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी ने 2 फॉर्मूले दिए हैं, वैसे मैं आपको सही बताऊँ तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। याद दोनों रखने हैं। वैसे आपको देखिए, पहली बात हेनरी ने बोली कि जो प्रेशर होता है किसी गैस का, ए पी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी मतलब होता है प्रेशर, ए मतलब होता है गैस का नाम, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस ए जो होगा वो आपके पास होगा KH × XA, वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा डीकोड करते हैं, क्या मतलब है इसका।
PA का मतलब होगा प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, ठीक है। KH आपका हेनरीज कांस्टेंट है, कोई यूनिट फिक्स नहीं है इसकी, मतलब इसका कोई नॉट यूनिट सॉरी, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। हेनरी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी गैस पे। बहुत एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपने ध्यान रखना है। हेनरी लॉ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन व्हाटएवर किसी पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड ऑन, लिख लो, स्टार लगा के लिख देना, इट ओनली डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ दी गैस, कि गैस का नेचर क्या है, ठीक है जी। एक्स से क्या होगा, एक्स से होगा आपके पास, एक्स आपने अभी बताया था मोल फ्रैक्शन होता है, ए मतलब ए का, समझ ही गए ना बात, बहुत सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, वेरी सिंपल। तो अगर आपके फॉर्मूला में मोल फ्रैक्शन दिया है और पीएच दिया है तो ऐसे निकाल लेना प्रेशर, ठीक है। वरना अगर मास दिया है तो ऐसे निकाल लेना। क्या होता है, देखिए मास के टर्म में हेनरी ने बोला कि जो मास होगा गैस का जो डिजोल्व हुआ है पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, वो होता है के एच इंटू एक्स, थोड़ा अलग है। कब लगाएं ये वाला फॉर्मूला, अगर मास की बात हुई है तो फिर तो ये लगेगा, है ना। तो m का मतलब है मास ऑफ गैस A, KH आप जानते ही हैं हेनरी कांस्टेंट है, XA का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बता देती हूँ इससे रिलेटेड। मुझे अब देखिए मैं सीरियसली भूल गई हूँ कि मैं कौन सा नंबर पढ़ा रही थी, मेरी गिनती थोड़ी वैसे भी कमज़ोर है, ठीक है। तो मैं नंबर्स भूल गई हूँ, पर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं। तो मैं स्टार लगा देती हूँ, तो पर आपने, या मैं टिक लगा देती हूँ, ठीक है, बट आपने जो है वो नंबर्स लिखते रहना आप साथ साथ ना। एक और फार्मूला होता है, नॉट फार्मूला नहीं है पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बहुत मैंने देखा है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। क्या बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस किस पे डिपेंड करती है। देखिए वैसे तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, पर आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी KH की वैल्यू के। मतलब जिस गैस का KH वैल्यू कम होगा उस गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, याद रहेगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो गैस हैं A और B, और इसका KH वैल्यू दिया हुआ है 2, इसका दिया है 4, तो किसका KH वैल्यू ज़्यादा है, इसका, तो इसकी सोल्युबिलिटी कम, ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसकी लो सोल्युबिलिटी है क्योंकि इसका KH वैल्यू ज़्यादा है। तो आपने ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने एक और रिलेशन याद रखना है, क्या, कि जो सोल्युबिलिटी होती है गैस की सोल्युबिलिटी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये दो रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं वो हैं, देखिए मैंने कोशिश की है कि जितनी बारीकी से आपको समझाऊं, चाहे मैं क्विक समझा रही हूँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पॉइंट हम कवर करें भैया, कुछ ना छोड़ें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्योंकि भैया पता चला जो छोड़ा वही आ गया एग्जाम में तो हमारा तो गई भैंस पानी में, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक पॉइंट नोट करवा रही हूँ, और अदरवाइज अगर मैं लिख नहीं रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो आपने पूरा लिखना है। ना अगला हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लॉ है रॉल्स लॉ, RAOULTS, रॉल्स लॉ। किसके लिए होता है, देखिए हेनरी किसके लिए था, गैस एंड लिक्विड के लिए था, है ना। रॉल्स का जो लॉ है वो है या तो लिक्विड इन लिक्विड हो या सॉलिड इन लिक्विड हो। बेसिकली सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा, जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं वो सोल्यूट सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। गैस वाला तो हेनरी ने पहले ही बता दिया, ठीक है। नो रॉल्स लॉ या तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए या फिर सॉलिड इन लिक्विड के लिए, पर सॉल्वेंट लिक्विड ही होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको रॉल्स बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। क्या, कि भैया ऐसा है, दो वर्ड है मेरे पास, हमारे पास, एक है वॉलेटाइल, एक है नॉन वॉलेटाइल। अब ये क्या भला है, ध्यान से देखना। देखिए केमिस्ट्री में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लिक्विड या कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जब आप इन्हें हीट करते हैं ना तो वो वेपराइज हो जाते हैं, बड़े अच्छे से वेपर बना लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे घर का पानी, मतलब हम मेरे घर का नहीं, कहीं का भी पानी, ठीक है। वाटर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब जब आप उसे हीट करेंगे ना उड़ जाएगा, वेपर बना देगा, बड़े आसानी से बना देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से वेपर बना ले उन्हें वॉलेटाइल कहते हैं। एक तो ये बात, तो वॉलेटाइल जो होगा कैन फॉर्म वेपर, इजीली वेपर बना लेते हैं। और नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं
कैन नॉट फॉर्म वेपर इजीली, वेपर आसानी से नहीं बना सकता। ओके, मैं आपको नॉन वॉलेटाइल के कुछ एग्जांपल बता देती हूँ, बहुत ज़रूरी हैं, याद रखना। ग्लूकोज, सुक्रोज जिसको केन शुगर भी कहते हैं, यूरिया, NaCl, इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, रॉल्सलॉ ने क्या बोला कि भैया अगर आपके पास दो चीज़ें हैं ए और बी और दोनों वॉलेटाइल हैं, मान लीजिए ए और बी आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों वेपर बना रहे हैं, मान लेते हैं दोनों वॉलेटाइल हैं। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सॉल्वेंट ऑलवेज वॉलेटाइल। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा वॉलेटाइल होगा, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो अगर आपके पास दो चीज़ें ए और बी और दोनों वेपर बना रहे हैं, तो मान लेते हैं ए का जो वेपर बन रहा है उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है वो PA है, और बी की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो PB है। मतलब जब ए और बी के वेपर बने तो ए के वेपर की वजह से जो प्रेशर है उसको बोलेंगे PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और PB का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो रॉल्स कहता है कि भैया इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि PA जो होगा, मतलब ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा XA इंटू P0A। अब इसका मतलब क्या है, देखिए PA और P0A का क्या सीन है, मतलब क्या डिफरेंस है इनमें। देखिए PA का मतलब है A का वेपर प्रेशर जब वो सोल्यूशन में है, मतलब अकेला नहीं है, उसके साथ B भी मौजूद है। ठीक है, मगर अगर आपका A अकेला है, आपने B अभी ऐड ही नहीं किया, सिर्फ आपने A ही ले रखा है, तब भी तो जब आप इसे हीट करेंगे तो इसके वेपर बनेंगे, तो वो जो वेपर बनेंगे वो सिर्फ A के होंगे, और क्योंकि वो सिर्फ A के हैं तो इसलिए नॉट आ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात। तो नॉट कब आता है, जब अकेला वही था, कोई नहीं था। प्योर A का वेपर प्रेशर के लिए नॉट आएगा, प्योर B का वेपर प्रेशर के लिए भी नॉट आएगा। तो PA का मतलब क्या है, PA और P0A में आप फर्क समझ रहे हैं। PA का मतलब A का वेपर प्रेशर मगर सोल्यूशन में, P0B का मतलब P0A का मतलब A का वेपर प्रेशर जब वो अकेला है प्योर का। तो PA का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलना चाहिए वैसे इसे प्रिसाइजली। P0A का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। X से तो आप जानते ही हैं मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, वैल्यू P0A की आप नहीं निकाल सकते, पता होनी चाहिए, डाटा गिवन होना चाहिए, उसके बिना आप ये काम नहीं कर सकते। सिमिलरली आप आई थिंक PB के लिए भी कर सकते हो। भैया PB ने क्या बिगाड़ा, तो PB का भी सेम एक्सप्रेशन रहेगा, XB आ जाएगा उसमें, और साथ में P0B आ जाएगा। ओके नाउ, अच्छा ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सोल्यूशन बना रहे हैं और A और B दोनों वेपर हैं बनाने, मतलब दोनों वॉलेटाइल है, तो A का प्रेशर PA, PB का प्रेशर PB, और टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, याद करो दो ही तो चीज़ें हैं इसमें, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों का सम होगा, मतलब P सोल्यूशन जो होगा वो होगा प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, क्योंकि सोल्यूशन में दो ही चीज़ें थी। तो इसी से आपका दूसरा फॉर्मूला आता है क्या, कि जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होता है, मैं टोटल भी लिख सकती थी इसे, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या टोटल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। आप चाहो तो P और PB को यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो कि भैया प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, PA का वैल्यू है XA P0A और PB का वैल्यू है XB P0B। आप ये पुट कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी पुट कर सकते हो कि भैया XA प्लस XB भी 1 होता है, तो आप वो वाला भी पुट कर सकते हो, पर मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, अभी इतना ही लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको इतना तो मैथ आता है। ठीक है ना, अब आप बोलोगे भैया इसमें नॉन वॉलेटाइल का क्या रोल है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लो फॉर अ मिनट, अगर एक नॉन वॉलेटाइल होता, जैसे मान लीजिए B नॉन वॉलेटाइल है, तो B के वेपर नहीं बनते ना, तो उस केस में PB तो 0 हो गया, तो जब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो होगा PA, क्योंकि B का तो वेपर ही नहीं बना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और बात लिख देती हूँ, ये कब है, व्हेन वॉलेटाइल, व्हेन बोथ A B वॉलेटाइल, जब दोनों ही वॉलेटाइल होंगे। पर अगर किसी कारणवश एक ही वॉलेटाइल हुआ, आई एम श्योर जगह थोड़ी सी होगी यहाँ पर लिखने के लिए, तो अगर एक वॉलेटाइल हुआ तो उस केस में जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो होगा PA, व्हेन B नॉन वॉलेटाइल। अगर B नॉन वॉलेटाइल है तो उसका प्रेशर 0 हो जाएगा, तो PB की वैल्यू 0 हो जाएगी। आई एम श्योर, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कैमरा में दिख रहा है बट पता नहीं आपको दिखेगा ही नहीं। तो P सोल्यूशन
पी ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि पी बी की वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, कब? जब बी नॉन वोलेटाइल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। देखिए हमने रॉड्स में पढ़ा था, आपको याद होगा जब आपने थ्योरी पढ़ी थी कि एक होते हैं आइडियल सोल्यूशन जो रॉड्स को फॉलो करते हैं, पर कुछ थोड़े से भटके हुए भी होते हैं, आवारा सोल्यूशंस होते हैं, मतलब जो रॉड्स को फॉलो नहीं करते, थोड़े से गुस्सैल होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं। तो अब वो सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि रॉड्स का प्रेशर ये है, मतलब आपका प्रेशर इतना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉड्स, पर आपका प्रेशर इतना आ गया। तो अगर आपका ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आ गया या रॉड्स ने जितना बताया है उससे ज़्यादा प्रेशर आ गया तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन आ गई, पॉजिटिव हो गया, बढ़ोतरी हो गई। पर अगर आपका प्रेशर रॉड्स के कंपैरिजन में कम आ गया तो आप बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन हो गई। वेरी सिंपल, अगर रॉड्स के कंपैरिजन में प्रेशर ज़्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर रॉड्स के कंपैरिजन में प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन। याद रहेगा? ठीक है, तो प्लस मतलब ज़्यादा हो गया और माइनस मतलब कम हो गया। याद आपने ये रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो पी ए होता है वो ज़्यादा आता है एक्स पी नॉट ए से, मतलब रॉड्स के फार्मूला ने जो बताया था उससे ज़्यादा, और नेगेटिव में यही वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल, पी ए लेस होगा एक्स से पी नॉट ए से, रॉड्स ने जितना बताया था उससे कम आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाती है, मतलब जब आप सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच पॉजिटिव आता है, और इस केस में डेल्टा एच नेगेटिव आ जाता है। तीसरी बात, इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव आती है और इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव आती है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव में सब प्लस हो रहा है, सब बढ़ रहा है, पी ए बढ़ रहा है, डेल्टा एच बढ़ रहा है, डेल्टा वी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, और नेगेटिव डेविएशन में सब कम हो जाता है। ठीक है जी। नाउ इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? देखिए ऐसी सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री कहती है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं सब्सटेंस की जो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती, इनफैक्ट इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उसके नंबर कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कि भैया 2 थे, 4 थे, 10 थे, 12 थे, कितने थे। ठीक है। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने 4 टाइप की होती हैं, आपने पढ़नी है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं थोड़ा सा आई थिंक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, याद रहेगा, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, इसमें शक नहीं होना चाहिए, नो शक, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होना चाहिए। ओके चलिए जी, पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या मतलब है इसका? देखिए पता है क्या होता है, मैं आपको बात बता दूँ, समझदार इंसान वो है जो नाम से ही पहचान ले कि इसमें क्या है। ठीक है, नाम से समझिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या मतलब लग रहा है आपको? इसका मतलब हुआ कि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ जाएगी, कमी आ जाएगी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितनी कमी आएगी? उसका फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट। मैं पी नॉट ए भी लिख सकती हूँ वैसे से, पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब अब इसमें ना आपको सिंबल्स की मीनिंग पता है क्योंकि आपने इतनी फॉर्मूला शीट तक पढ़ ली है कि आपको पता है। पी नॉट ए का मतलब है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस का मतलब है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, एक्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसको ना मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, क्योंकि ना ये कई बार फॉर्मूला निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब इसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है, थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बन जाती है। तो एक सिंपल ट्रिक है, मॉडिफाइड फॉर्मूला है। क्या आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन, नीचे आप पी सोल्यूशन ही लिखिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखने पड़ेंगे। आपको फर्क समझ आ रहा है क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस तो है, नीचे आप पी एस लिख लीजिए, तो यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स लिखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। पर भैया अगर आपको गुणा भाग आता है, कैलकुलेशंस आती हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं पर्सनली यहाँ से निकालती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा मेरा वीक है। ठीक है, तो आप जो है कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ट्रिक के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी चलेगा, अवैध नहीं है, ये भी लीगल है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं, याद कीजिए पाई से डिनोट करते थे, ठीक है जी। एक ही फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा। पाई जो होता था वो CRT के इक्वल होता था, जहाँ पे पाई का मतलब तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ही होगा, सी का मतलब है मोलैरिटी, जिसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती हैं, आप जानते हैं। आर एक टाइप का कांस्टेंट होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, गैस कांस्टेंट है वैसे ये। टी का मतलब है टेम्परेचर, ठीक है जी, जो आपने केल्विन के अंदर लेना है। अब मैं आर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आर की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं। देखिए आर की ना आप दो वैल्यू ले सकते हैं, या तो आप ले लीजिए 0.082 या आप ले लीजिए 0.083। कब क्या लें, यूनिट अलग है ना इनकी। 0.082 आएगा जब आपके पास आएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पर मोल है यहाँ पे, इफ इन केस आपको दिख नहीं रहा अच्छे से तो। और 0.083 आएगा लीटर बार पर केल्विन पर मोल में। ओके हाँ, काफ़ी सिमिलर वैल्यूज़ हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कैसे याद रखें हम इन वैल्यूज़ को, वेरी सिंपल। देखिए मेरे पास एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी ये वैल्यूज़ याद नहीं होती थी, मुझे तो वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए मैं जो है मुझे रिलेशन निकालने पड़ते हैं। नाउ 0.082, देखिए ए एटमॉस्फेयर में ए आता है और बार में बी आता है ना। और आप याद कीजिए ABCD जब आप बचपन में पढ़ते थे तो पहले ए आता था कि बी आता था, पहले ए आता था, ए पहले आता है बी बाद में आता है, वेरी सिंपल ना। अब यहाँ देखो 82 83, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। 1 2 3 जब आप पढ़ते थे तो पहले 2 आता था कि 3 आता था, 2 आता था, मतलब कि जब ए होगा तो उसके साथ 2 लगाना है, जब बी होगा तो उसके साथ 3 लगाना है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी के साथ साथ फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मैं साथ में लिख देती हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ना, डिप्रेस का मतलब होता है कम होना। मतलब कि जब आप नॉन वॉलेट, अब मैंने आपको पहले बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट शुड बी ऑलवेज नॉन वॉलेटाइल, तो जब भी आपको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। मगर जब आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस। यहाँ पे थोड़ा लिख भी देते हैं, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, एलिवेट और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, प्लीज नोट करना। ओके सोल्यूशन का। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल होता है डेल्टा टी, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी लगाया है, ठीक है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल होता है डेल्टा टी, क्योंकि है तो एक टेम्परेचर ही, मगर फ्रीजिंग है तो एफ लगाया है। दोनों के फॉर्मूलाज काफ़ी सिमिलर हैं। पहला फॉर्मूला जो आपने याद रखना है कि भैया जो डेल्टा टी बी होता है वो होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, और दूसरा आपने ध्यान रखना है इस केस में कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, जहाँ पे टी बी का मतलब है, डेल्टा टी बी तो आप समझ गए, टी बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी नॉट बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब द थिंग इज कि इनमें थोड़ा फर्क है ना, मतलब फॉर्मूला एग्जैक्टली जैसे तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो मेरे पास एक ट्रिक है इसको याद करने की। क्या, देखो वेरी सिंपल, यहाँ पे ना नॉट बाद में आ रहा है, इस वाले फॉर्मूला में नॉट बाद में आ रहा है ना, और बी में भी बी, टी बी, बी मतलब बाद में, तो ट्रिक है बी मतलब बाद में, बी फॉर बाद में, मतलब कि जब भी बी होगा वॉल्यूम पॉइंट की बात होगी तो नॉट हमेशा बाद में आएगा। वॉल्यूम पॉइंट में भी बी आता है और बाद, और नॉट मतलब इसीलिए यहाँ पे नॉट बाद में आ रहा है, वॉल्यूम पॉइंट मतलब बाद में, ठीक है। तो बी फॉर बाद में इसकी ट्रिक है। सिमिलरली यहाँ पे एफ फॉर फर्स्ट, मतलब यहाँ पे नॉट फर्स्ट में आएगा, यहाँ पे नॉट बाद में आएगा, ये आप याद रख लेना। नाउ मैं थोड़ी, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला भी होता है कि जो डेल्टा टी बी होगा वो होगा के बी इंटू एम। एम मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, एम मोलेलिटी को बोलते हैं, मोलेलिटी को, मोलैरिटी नहीं मोलेलिटी को। के भी आपका कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट,
या इसका दूसरा नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्चुअली मुझे याद था, मैं जस्ट अभी भूल गई हूँ एबिलियोस्कोपिक स्पेलिंग, मुझ पर शक मत करना। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आप इंटरनेट से देख लेना भैया इनकी स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसका दूसरा नाम होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होगा डेल्टा टी एफ का, बस आपने ध्यान रखना है के एफ, के बी नहीं लिखना है, के एफ लिखना है, रहेगा एम ही। डेल्टा टी आप जानते ही हैं मोलैलिटी होती है, के एफ का मतलब होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए याद कीजिए कि वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो एबनॉर्मल मोलर मास का फर्दर मतलब उसके अंदर आता है। वेंट ऑफ फैक्टर को आयोटा से डिनोट करते हैं, जिसके दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे। एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया जो आयोटा होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सी पे लिख दूं चलेगा, ओवर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल मोलर मास में कई बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एक्चुअल वैल्यू से अलग आ जाती है, तो उस केस में आप वेंट ऑफ फैक्टर यूज़ करते हैं। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। सिमिलरली मोलर मास की टर्म में, अब देखिए ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में हो गया। मैं इसका एक आपको सिंपल सा ट्रिक भी बताती हूँ, वेरी सिंपल ट्रिक है। ऑन करते हैं ना, ऑन ऑफ स्विच, ऑन, ठीक है। ऑन मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर आएगी, नॉर्मल वैल्यू नीचे आएगी। यही आप मोलर मास के टर्म में निकाल सकते हैं, बट ऑन ऑफ नहीं करना है, ऑन का उल्टा करना है, ठीक है। मतलब अब नॉर्मल ऊपर आएगा और ऑब्जर्व्ड नीचे आएगा। नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, याद रहेगा। अब ऑन का ऑफ मत करके आ जाना, ठीक है। ऑन का उल्टा करना है यहाँ पर, मतलब ओ एन था, यहाँ पे एन ओ है। ये नॉर्मल मोलर मास की टर्म में, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की टर्म। जैसे कि आपने थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी एबनॉर्मल मोलर मास आ जाता है, मतलब एबनॉर्मल आ जाता है सीन, तो उस केस में आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब आपको आइटा को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्या होती है आइटा की वैल्यू, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैं आपको मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रही हूँ, यानी कि अगर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई करना है। वेरी सिंपल, आपने चार्ट पढ़ी थी, पहली थी पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट, ठीक है। और इसको आपने याद कीजिए कैसे पढ़ा था, आपने इसे पढ़ा था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अभी भी वही है, कुछ फर्क नहीं है, मगर राइट हैंड साइड में आपने, राइट में नहीं, राइट साइड में उसमें आपने आइटा लगा देना, वेरी सिंपल, ठीक है। सिमिलरली दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, अगेन आपने राइट हैंड साइड में आइटा से मल्टीप्लाई कर देना। घबराना नहीं है, मैं आपको बताऊंगी आइटा कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल। पर मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आइटा कहाँ लगाना है, अगर लगाना पड़ जाए तो, ठीक है। तीसरा आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा टी वी, जो होती थी के वी इंटू एम, अभी भी वही है, बस आइटा माइनस आइटा मल्टीप्लाई कर देना। और लास्ट थी डेल्टा टी एफ, अभी भी वही है, आइटा के एफ एम इसमें बदल जाएगा। मतलब आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में आइटा से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल ना। अब ये तो रही भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएंगे, पर भैया आइटा निकलता कहाँ से है, तो देखिए आइटा को कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन ऑफ आइटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख भी देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या स्टार लगा देते हैं तो आप समझ जाएंगे आइटा को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि सल्यूट की कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन हुई है, वो गिवन होता है, ठीक है। तो व्हेन कंप्लीट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, उस केस में आपने कैसे निकालना है, तो मैं इसे एक्चुअली अलग लिख देती हूँ। देखिए ध्यान से देखना, अगर आपके पास है कंप्लीट डिसोसिएशन तो आइटा कैसे निकलेगा, और अगर है कंप्लीट एसोसिएशन तो आइटा कैसे निकलेगा। एसोसिएशन, एसोसिएट हो गया आपका सल्यूट, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन सल्यूट की होती है, वेरी सिंपल। देखो अब ना आपने जो भी आपका सल्यूट है आपने उसको चेक करना है। लेट्स सपोज आपके पास है NaCl, तो NaCl याद कीजिए सल्यूट में जब ब्रेक होता है NaCl आपका तो क्या देता है, वो देता है एक Na प्लस और एक Cl माइनस देता है ना। अब कितने आयन हुए यहाँ पे टोटल गिनिए, एक NaCl से आपको कितने आयन मिलने वाले हैं,
2 आयन मिलने वाले हैं तो लिख लीजिए भैया 2 आयन मिल रहे हैं, और जितने आपको आयन मिलेंगे वही आइटा का वैल्यू होगा। तो इसीलिए आइटा की वैल्यू आई 2। वेरी सिंपल। एक और करते हैं। मान लीजिए आपके पास है BaCl2। अब BaCl2 कैसे टूटता है? BaCl2 टूटता है, एक तोड़ना है, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, कितने आयन मिल रहे हैं? 3 आयन मिल रहे हैं आपको टोटल। तो इसीलिए आइटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? आइटा का वैल्यू हो जाएगा 3। ओके, आइटा का वैल्यू आपका 3 हो गया। अगर होता है K2SO4, K2SO4 कैसे ब्रेक होता है? 2 पोटेशियम आयन प्लस 1 सल्फेट आयन। अगेन कितने आयन मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, तो आइटा का वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब जितने नंबर ऑफ आयन होंगे टोटल उतने ही आपका आइटा का वैल्यू हो जाएगा डिसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन में क्या है? मान लीजिए कि एक डाइमर बना रहा है, वो आपका जो है सॉल्यूट डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल देते हैं, उसको बोलते हैं डाइमर बन गया। डाई मतलब 2, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, ठीक है। उस केस में आइटा की वैल्यू आपने रखनी है 1/2 अपॉन में आ जाएगा। अगर डाई है ना, डाई मतलब 2, तो 1 में आ जाएगी वो चीज़। अगर ट्राइमर होता 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, मतलब 3 से 1 बन रहा है, उस केस में आइटा की वैल्यू 1/3 हो जाती है। मतलब आपने इस बार 1 अपॉन करना है हर चीज़ को, 1/3 हो जाएगी। अगर टेट्रामर होता, टेट्रा मतलब 4 होता है, तो 4 का 1 बनता, उस केस में आइटा की वैल्यू 1/4 हो जाती है। समझ रहे हैं? इसमें 1 अपॉन में करते हैं, इसमें डायरेक्ट ले देते हैं। तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन निकालने की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। डिग्री ऑफ एक ही बात है, मतलब फॉर्मल है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। डिग्री ऑफ सिंबल एक है, से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को डिनोट करते हैं अल्फा से। क्या होता है अल्फा? देखिए ऐसा है कि अगर हो रही है डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन में जो अल्फा होगा वो होगा आइटा -1 n-1। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आइटा वेक्टर फैक्टर है, ठीक है, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएशन के बाद मिले हैं, उनको एन बोलना है। अब आपको लगे ये तो आइटा होता था। हाँ, ये आइटा होता था, पर जब आपके पास कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तब लगाते हैं व्हेन इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगी, उस केस में अल्फा की जरूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती, ठीक है। मैं आपको लिखवाऊंगी अभी। एसोसिएशन में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एसोसिएशन के अंदर आपका जो अल्फा होगा वो होगा आइटा -1/n-1। ये एसोसिएशन का फॉर्मूला है। आइटा वेक्टर फैक्टर आप जानते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन का मतलब है नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो n होगा। अब वो आइटा था, मुझे पता है, मैंने पहले उसे आइटा बोला है, पर वो कंप्लीट के केस में बोला है, जब कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन होती है। इनकम्प्लीट के केस में उसे n कहना है आपने। सिमिलरली यहाँ पे 1/n है, n का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल एसोसिएटेड, उसको n बोलना है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, जहाँ पे, जबकि यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट जो ब्रेक हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, तो NaCl वैसे तो खैर कंप्लीट देता है, बट फिर भी अगर आपका KCl है जैसे, तो KCl में 2 आयन मिलते हैं, K+ और Cl नेगेटिव, तो उस केस में N2 हो जाएगा। नाउ इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले बचते हैं। आई थिंक एक और फॉर्मूला बचता है, वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट का। डिसोसिएशन कांस्टेंट डिनोट करते हैं उसको के से, KC या K से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा भी है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और K का फॉर्मूला होता है C⁴ 1 - अल्फा। C का मतलब है मोलैरिटी, पता होगा आपको, मैंने आपको बताया था अभी पीछे, मोलैरिटी। अल्फा तो आप जानते हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको समझा रही हूँ ये चीज़ कि ये जो फॉर्मूले लगाने हैं तब लगाने हैं जब कंप्लीट एसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, तब लगाने हैं।
पर ये फॉर्मूले तब लगाने हैं जब इनकम्प्लीट होगा, वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैंने नॉर्मल मोलर मास के कुछ क्वेश्चन कराए भी होंगे, अगर कराएंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगी। जो भी मैंने अभी सोल्यूशन में फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनका मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको, ओके। और डिसोसिएशन में अल्फा जो आता है, अल्फा और आइटा का रिलेशन ये होता है जहाँ पे एन का मतलब है सोल्यूट के जो आयंस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। और एसोसिएशन में आपने एन क्या लेना है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, जितने पार्टिकल एसोसिएटेड होते हैं वही आपका एन होता है। इसी के साथ आपके फॉर्मूले खत्म होते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको कोई, वैसे मैंने अपनी तरफ से सारे फॉर्मूले क्लियर कर दिए हैं, बट इफ़ इन केस कोई रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और लिख देना, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। और अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में भी लिख देना। और अगर आपको और ऐसी फॉर्मूला रिवीजन करनी है तो भैया मुझे अपडेट कर देना, ताकि मैं और वीडियो भी आपके लिए बना लूँगी, अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा तो। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टिल देन बाय बाय।